वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। जैसे आप सभी लोगों को मालूम है, कल मैंने टीसीएस के बारे में फिर से एक वीडियो बनाया था कि उसका एक अपडेट आया है कि टीसीएस अपने शेयर होल्डर्स को बाईबैक ऑफ़र कर रहा है करके। तो अगर इस वीडियो को किसी ने चेकआउट नहीं किया तो प्लीज़ चेकआउट कीजिए। और उसी के साथ एमपीसी की जो मीटिंग हुई थी लास्ट वीक में, सो उसके बारे में मैंने अपडेट दिया है। और उसी के साथ पीडीलाइट के बारे में भी मैंने वीडियो बना के रखा है। और उसी के साथ बहुत सारे स्टॉक के बारे में और लेटेस्ट मार्केट अपडेट्स के बारे में मैंने वीडियोस बना के रखे हैं। अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो प्लीज़ चेकआउट कीजिए। आपको स्टॉक मार्केट के बारे में, जो फंडामेंटल स्टॉक होते हैं उनके बारे में पता चल जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, अगर आप न्यू व्यूअर है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का स्टॉक है लेटेस्ट, मैंने एक स्टॉक के बारे में अपडेट के लिए वीडियो बनाया, वो है टाइटन है। टाइटन मैंने पिछले कुछ दिनों पहले वीडियो बना के बताया था कि टाइटन कितनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है और बिज़नेस में कैसे, सब मैंने वीडियो बना के बताया था। लेकिन अभी एक इनका Q2 का क्वार्टरली अपडेट आया है। मतलब कंपनी Q2 का रिजल्ट्स अपडेट करने से पहले वो एक ट्रेलर जैसा देता है कि उनका बिज़नेस कैसा चल रहा है, क्या है और आप क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं करके वो एक ट्रेलर देता है। अभी तक उनका कोई Q2 का डेट सामने नहीं आया है, वो तो हमको बाद में BSE में अपडेट हो जाएगा। ये PDF मैंने सीधा BSE से डाउनलोड किया है। सो ये एक ऑथेंटिक न्यूज़ है, ना कि कोई सोर्स से आए हुए है। सो इसमें टाइटन ने बताया कि उनका ज्वेलरी बिजनेस, जो कि पिछला क्वार्टर था, जो आपको मिला के आता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसमें उनका ज्वेलरी का बिजनेस में 19% का ग्रोथ है करके उन्होंने अपडेट किया है। प्लस 39 न्यू स्टोर्स उन्होंने ऐड किया है। टोटल उनके ज्वेलरी स्टोर्स हो गया अभी क्लोज टू 600। वैसे वेरेबल्स एंड वॉचेस में भी उनका बिजनेस है, सो उसमें भी उनका 32% का ग्रोथ आया है करके बोला है। और प्लस 20 न्यू स्टोर्स उन्होंने पिछले क्वार्टर में नए स्टोर्स खोले हैं करके उन्होंने अपडेट किया है। उसी के साथ आई केयर भी, उसका 12% का ग्रोथ उन्होंने पोस्ट किया है सेल्स में। और प्लस 5 नए स्टोर्स खोले। और एमर्जिंग बिजनेस, जो कि उनका फैशन है, अपैरल से, वो सब मिला के 29% का ग्रोथ है उसमें, और 4 नए स्टोर्स खोले हैं। और उनका और एक ब्रांड है जो कि मिला के आपको कार्टलैंड करके बुलाते हैं, उसमें आपको 45% का सेल्स है। टोटल न्यू स्टोर्स 13 न्यू स्टोर्स उनके खुले हुए हैं। स्टैंड अलोन बेसिस पर टाइटन के सब कुछ मिला के अराउंड 2600 स्टोर्स है करके उन्होंने अपडेट किया है। अगर आप उनका रिटेल प्रेजेंस आप देख सकते हैं, टोटल उनका क्लोज इंटरनेशनल सब कुछ मिला के, सब्सिडरीज मिला के 2859 स्टोर्स खुले हैं करके। मतलब आपके जो कंसोलिडेटेड बिजनेस मिला के, ये सिर्फ स्टैंड अलोन था। अगर इसको आप कार्टलैंड का भी अगर आप ऐड करेंगे तो अराउंड 2859 स्टोर्स उनका टोटल अभी है करके उन्होंने बताया। प्लस उनका 20% से रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है करके उन्होंने अपडेट भी दिया है। अगर उनका बिजनेस उतने 20% से ग्रो हो रहा है होता है तो वही सेम परसेंटेज आपको थोड़ा ऊपर नीचे शेयर्स प्राइस में भी दिखना शुरू हो जाएगा। उसी के साथ उन्होंने अपडेट भी दिया है कि उनका ज्वेलरी बिजनेस कैसा चला लास्ट क्वार्टर में, कितने स्टोर्स खुले हैं, कहाँ खुले हैं, सब कुछ उन्होंने उधर अपडेट किया है। उनका मेन ये पॉइंट है कि वो लोग इंटरनेशनल में कैसे ग्रो कर रहे हैं, वो उस पर आपको ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं इंडिया में तो नंबर 1 ही है, इंटरनेशनल में भी अपना बिजनेस एक्सपांड कर रहे हैं, तो उस पर भी हमको थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि कतार में उन्होंने 2 नए स्टोर्स खुले हैं तनिष्क के नाम के अंडर। और प्लस उन्होंने और भी बताया कि 37 न्यू स्टोर्स उन्होंने इंडिया में खोले हैं। उसमें 10 स्टोर्स तनिष्क के, 26 स्टोर्स मिया और मिया बाय तनिष्क के, वो भी, एंड 1 स्टोर जोया करके, सब गोल्ड ज्वेलरी के सेक्शन में उन्होंने खोले हैं। उनके टोटल स्टोर्स इस क्वार्टर में अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो अराउंड 39 स्टोर्स है। उसमें 37 स्टोर्स उन्होंने इंडिया में खोले हैं और 2 स्टोर्स कतार में खोले करके उन्होंने अपडेट दिया है। उसी के साथ उनके वॉचेस में कैसा बिजनेस चला वो भी इधर लिखा हुआ है। और उनके आई केयर में कैसा बिजनेस रहा, इमर्जिंग बिजनेस और कार्टलैंड में कैसा बिजनेस, सब कुछ उन्होंने लिखा है। सिर्फ 2 पेज का PDF है। इसको आराम से आप BSE से डाउनलोड करके इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट आपको पता चल जाएगा इनका बिजनेस कैसा चला पिछले क्वार्टर में। एज ए
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और शेयर मार्केट जो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ये सब डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तभी आपको एक इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आप ले सकते हैं, तो उसी के दौरान आप लंबे भी रह सकते हैं। उसी के साथ हम उसके बैलेंस शीट मैंने पहले भी चेक किया, तो फिर से हम चेक करेंगे। रिजर्व्स आप देख सकते हैं 5900, 6500, 7400, 9200, 11700 करोड़ का रिजर्व है कंसोलिडेटेड बेसिस पर। कर्जा लॉन्ग टर्म कंपनी के ऊपर कुछ भी नहीं है। शॉर्ट टर्म में भी आप देख सकते हैं, शॉर्ट टर्म में तो चेंज होता रहता है, ये एक साल के अंदर उनको क्लियर करना पड़ता है। सो अराउंड 7400 करोड़ का है, कोई बात नहीं, वो लोग क्लियर कर देंगे। उसी के साथ आप कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी देख सकते हैं, 1000 करोड़, 300, 560 करोड़, 1500, अभी 1300 करोड़ का है। इन्वेंटरीज आप देख सकते हैं 16000 करोड़ का इन्वेंटरीज है। करंट इन्वेस्टमेंट 2000 करोड़ से। शॉर्ट टर्म लोन्स मतलब इन्होंने किसी और को लोन दिया है अराउंड 135 करोड़ का, और अदर करंट एसेट 1500 करोड़ का इनके पास करंट एसेट है। बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर आप इसका क्लोजिंग प्राइस भी देख सकते हैं, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 3300 रुपीज़ में इसने क्लोजिंग दिया है। अगर कुछ इस क्वार्टर में आपको डिविडेंड मिल रहा है तो एक बार आप चेक कर सकते हैं। कंपनी इस क्वार्टर में कोई डिविडेंड नहीं दे रही है, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी 13/7 मतलब जुलाई में आपको डिविडेंड दिया है। कंपनी एक ही बार डिविडेंड देती है साल में। इनके हिस्ट्री अगर चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। वो अराउंड क्लोज टू समर अराउंड जुलाई में ही कंपनी देती है, जुलाई अगस्त जुलाई में ही देती है। कभी कभार एक महीना ऊपर नीचे लोग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जुलाई में ही देते हैं। सो आप इस क्वार्टर में आपको डिविडेंड का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं। उसके बाद आप टाइटन की शेयर प्राइस भी देख सकते हैं। टाइटन अभी बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, आप देख सकते हैं। विद इन 1 ईयर कंपनी का बहुत ही अच्छे 23% का रेवेन्यू ग्रोथ है। लेकिन अभी आप देखेंगे तो कंपनी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के पास ही है। इस समय पर आप अगर इन्वेस्ट करने को जाएंगे तो कंपनी में जब स्टॉक में करेक्शन आएंगे तो अब आप डर जाएंगे। इसलिए थोड़ा आप इधर आपको अगर इन्वेस्ट करना ही है तो आप SIP के मोड पर इन्वेस्ट करने का विचार कर सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको स्टडी पर्पस या फिर एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाता हूँ। इन्वेस्टमेंट का कॉल आप ही को लेना पड़ता है। लेकिन कंपनी बीच बीच में ऐसा गिरावट भी देती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 7% का गिरावट थी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 15% का, सो अराउंड या 10-15% का गिरावट यहाँ पर हुई थी। सो ऐसे कंपनी बीच बीच में गिरावट देती रहती है। यहाँ पर भी कंपनी गिरी थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 5-6% गिरी थी। सो ऐसी गिरावट का मौका देती रहती है, तब आप उस गिरावट का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए और आप इन्वेस्ट करके लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहिए। जैसे अच्छी अच्छी कंपनी होती है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज होते हैं, सो इसमें आपको अच्छी अच्छी खबरें देखने के लिए मिल जाएगी। 5 साल में कंपनी ने 300% का रिटर्न दिया है। मैक्स पैटर्न आप खोलेंगे तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से खूबसूरत से आपका पैसा ग्रो होता है, वो आपको इधर दिखता है। सो उसी के साथ आज का स्टॉक का अपडेट हो गया दोस्तों। अभी हम देखेंगे थोड़ा मार्केट में कैसा चलेगा। अब कल मार्केट खुलेगा, कल कोई छुट्टी नहीं है। सो कल मार्केट खुलेगा, कल देखेंगे कि मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा रहता है कल। सो निफ्टी तो फ्राइडे के दिन ग्रीन पैटर्न में क्लोज हुआ था। सो अब देखते हैं कि संडे के दिन कैसा रहेगा। सो और इस हफ्ते में इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो भी है वो सभी में आपको अभी इधर कवर करेंगे। इस हफ्ते में आपको इम्पोर्टेंट होगा US का इन्फ्लेशन CPI का डाटा। जो इनका CPI का डाटा है वो आपको अक्टूबर के 11 तारीख को आएगा। देखना पड़ेगा ये आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आएगा कि उससे ज़्यादा आएगा, देखना पड़ेगा। पिछले मंथ में जो उनका आया था इन्फ्लेशन वो 3.7% था। सो अभी इनका एक्सपेक्टेशन है 3.6% का। तो देखना पड़ेगा, पिछले टाइम एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुआ था, 3.6 का था लेकिन 3.7 आया था। सो इस बार देखना पड़ेगा 3.6 है उससे नीचे आएगी या ऊपर आएगा करके देखना पड़ेगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट इवेंट है। उसी के साथ ये रहा आपको 12 अक्टूबर को सेम उसी दिन आपको हमारा इंडिया का भी CPI इन्फ्लेशन का डाटा आ जाएगा। वो भी अक्टूबर के 12 तारीख को ही आएगा। हमारा भी आप अगर देखेंगे तो हमारा एक्सपेक्टेशन था 7% पिछले महीने में, जो कि अगस्त का इधर लिखा है। सो आया था 6.83। सो हमारा भी बहुत ही नीचे किया है टारगेट। 5.45% का एक्सपेक्टेशन है सितंबर मंथ के लिए। तो देखना पड़ेगा कि हमको इधर 12 तारीख को कितना परसेंटेज देखने को मिलेगा। उसी के साथ एक क्वार्टर भी एंड होता है
जैसे मैंने बोला था जुलाई अगस्त सितंबर का। सो हमको देखना भी पड़ेगा कि आरबीआई के एक्सपेक्टेशन जो है Q2 का एक्सपेक्टेशन था उसके बराबर ये आता है कि नहीं आता है करके हमको चेक भी करना पड़ेगा। उसी के साथ और एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इम्पोर्टेंट इवेंट है, वो है फेड का मिनट्स टू मीटिंग। उनका जो मीटिंग हुआ था सितंबर में 19 और 20 तारीख के बीच में, तो उसका मिनट्स जारी हो जाएंगे। वो भी होगा आपको अक्टूबर के 10 तारीख को, जो कि CPI 11 तारीख को। CPI का इन्फ्लेशन डाटा आएगा 12 तारीख को, उसके एक दिन पहले इनका मिनट्स जारी हो जाएंगे। तो देखना पड़ेगा कि ये लोग क्या बोलेंगे। ये लोग वही बोलेंगे जो मीटिंग में बोला था, लेकिन थोड़ा 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे होते हैं तो उस पर भी मार्केट कभी कभार रिएक्ट करता है। ये सब इवेंट्स इसी हफ्ते में हो जाएंगे। और प्लस मैंने इधर ऐड नहीं किया है, इसी हफ्ते आपको TCS का रिजल्ट भी मिलेगा, वो भी शायद 11 तारीख को ही है, 11-12 तारीख को मिलेगा। जो कि 11 तारीख होगा वेडनेसडे और 12 तारीख है थर्सडे को। वेडनेसडे को आपको TCS का रिजल्ट आएगा और 12th को इन्फोसिस HCL टेक का भी आपका Q2 का रिजल्ट्स अपडेट आएगा। ये सब फैक्टर्स आपको मार्केट पर रिएक्ट करने को दिख जाएंगे। उसी के साथ साथ ऑयल प्राइस, इसके ऊपर तो आपको कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी। आप सभी को मालूम है कि दुनिया में अभी क्या चल रहा है। अभी ब्रेंट का प्राइस चल रहा है 84.58। ये बहुत ही खुशी की बात है कि यहाँ पर जो एक समय पर 94-95 पर ट्रेड कर रहा था, क्लोज टू 96 भी टच किया था और बता रहे थे कि 100 के ऊपर जाएगा करके, लेकिन अभी ये थोड़ा नीचे आ रहा है। अराउंड आ रहा है आपको 84.5 डॉलर पर बैरल दिख रहा है। लेकिन इसके ऊपर आपको कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है जो कि अभी वॉर चल रहा है इजराइल और गाज़ा के बीच में। सैटरडे के दिन गाज़ा ने इजराइल के ऊपर वॉर किया था, सभी लोगों को मालूम है, और बहुत लोगों की मौत भी हुई है। जब ऐसे वॉर जैसे सिचुएशन शुरू होते हैं तो मार्केट में अनसर्टेनिटीज़ शुरू हो जाती है। अगर ये ऐसा ही कंटिन्यू रहेगा तो हम लोग सोच सकते हैं कि हमारे देश के लिए इसमें क्या प्रॉब्लम होगा। हम इंडिया तो इजराइल से बहुत दूर है और हमको इसमें कुछ, हमारे लिए कुछ ये नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो गया तो ऑयल के ऊपर भी ऑयल के प्राइस के ऊपर भी इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। ईरान भी एक अभी ऑयल मार्केट में बड़ा सप्लायर है। आप सभी लोगों को मालूम है, जब रशिया से ऑयल का सप्लाई कम किया तो ईरान से अभी थोड़ा थोड़ा वहाँ से भी सप्लाई होना शुरू हुआ है। वो भी बड़ा ऑयल सप्लायर है। अब सऊदी अरेबिया क्या स्टैंड लेता है उसके ऊपर सब कुछ निर्भर होता है। अगर ये लोग अपना डील कट करेंगे तो इंडिया के लिए आप मान सकते हैं कि डायरेक्ट इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इंडिया का जो लेटेस्टली आपको सब मालूम कि G20 में वो अनाउंसमेंट हुआ था कि इंडिया के थ्रू सामान आपको मिडल ईस्ट के पास होके, इजराइल को पास होके यूरोप तक जाएगा करके उन्होंने रेलवे का प्लान बनाया था। इंडिया से पोर्ट से जाएगा और सऊदी को लैंड करके वहाँ से रेलवे के थ्रू यूरोप तक पहुँचेगा करके उनका प्लान था। ये लोग कॉरिडोर बनाएंगे, बिजनेस कॉरिडोर, वो जाएगा इजराइल के थ्रू। आप सऊदी के बाद आपको मिडिल ईस्ट के थ्रू कवर होके इजराइल पहुंचेगा, इजराइल से यूरोप जाएगा करके उनका प्लान था। यहाँ सऊदी अरेबिया आके, जॉर्डन आके, इजराइल आके, ऐसे करके लेबनान जाके वो जाएगा यूरोप करके उनका प्लान था। लेकिन अभी ऐसा न्यूज़ आ गया, तो अगर ये कुछ ज़्यादा एस्केलेट हो गया तो ये डील में रुकावट आएगी और हमारे जो देश का एक्सपेक्टेशन था ग्रोथ का, वो भी थोड़ा रुक जाएगा। तो इसीलिए ये इसको ज़्यादा एस्केलेट ना होना और ये इसको यहीं पर रोक दिया तो हमारे देश के लिए अच्छा है, नहीं तो हमारे देश के ग्रोथ के ऊपर इसका बुरा असर पड़ने का पूरा चांस है। ऐसा नहीं कि ये अगर नहीं हुआ तो हमारा देश खराब हो जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन था, जो हमारे बहुत सारे बिजनेसेस ग्रो होने के बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस, अगर ये डील कंप्लीट हो गया, कॉरिडोर बन गया तो हम लोग चाइना को अच्छी तरह से टक्कर दे सकते थे। उसमें थोड़ा स्लो आएगा और वो जो ग्रोथ होगा वो धीमी पड़ जाएगी। इसीलिए इसको यहीं पर ठंडा होके, ज़्यादा एस्केलेट ना होके यहीं पर सुलझा जाएगा तो अच्छा है। लेकिन ये तो वॉर के सिचुएशन बन गए ऑलरेडी। इजराइल ने ऑलरेडी अनाउंस करके बताया है कि वो लोग वी आर एट वॉर करके उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस किया है। तो देखना पड़ेगा एक सिचुएशन कब तक कैसे जाएगी। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं
आप एक वीडियो में जाएंगे तो इसराइल की इकोनॉमी में देखेंगे तो इसराइल कौन से चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है करके इधर बताया है। तो आप देख सकते हैं डायमंड्स एक्सपोर्ट करता है, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड पेट्रोलियम करता है, फार्मास्यूटिकल करता है, मशीनरीज, इक्विपमेंट, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, टेक्सटाइल एंड अपैरल्स, ये सब कुछ एक्सपोर्ट करता है। इंडिया को भी एक्सपोर्ट करता है, यूनाइटेड स्टेट्स को भी एक्सपोर्ट करता है। तो हमको देखना पड़ेगा कि इनके जो वॉर सिचुएशन जो बन रही है, सो इसके उसमें से उनके सप्लाई चेन पर कितना इफेक्ट आएगा करके देखना भी पड़ेगा। उसी के साथ आप देख सकते हैं जो इज़राइल है उनका मेन बिजनेस आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजीज में, गुड्स एंड सर्विसेज में, और आप देख सकते हैं हाई टेक्नोलॉजी, गुड्स एंड सर्विसेज, एविएशन, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन। मतलब आप देख सकते हैं ज़्यादातर आपको आईटी में कुछ ना कुछ ज़्यादातर सामान देखने को मिलता है, बिजनेस देखने को मिलता है, प्लस डिफेंस में भी देखने को मिलता है। तो ये एक क्लियर इंडिकेट देता है कि हमारे भी आईटी बिजनेसेस उधर हो सकते हैं और उनका भी बिजनेस उधर हो सकता है। तो हमको देखना पड़ेगा कि जो अब Q2 रिजल्ट्स आएंगे तो कंपनी क्या कमेंट्री देती है इस सिचुएशन के बारे में और उनका कितना बिजनेस उधर है और कैसा चलेगा करके हमको चेक करना पड़ेगा उसमें। और मेन बिजनेस से डायमंड्स भी वहाँ से आता है, डायमंड कटिंग करके भी वहाँ से आता है। तो देखना पड़ेगा कि हमारे जो इंडिया में जो भी बिजनेसेस है जो डायमंड से डील करते हैं तो उनके ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, वो सब हमको इस Q2 के रिजल्ट्स में कंपनी का कमेंट्री के ऊपर कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और उनको भी पता चल जाएगा कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें और क्वालिटी स्टॉक को कैसे ढूंढे करके उनको भी पता चल जाएगा। और प्लस लेटेस्ट जो मार्केट के अपडेट्स होते हैं वो भी मैं इस चैनल में कवर करता हूँ। ओके दोस्तों, कल फिर से मिलेंगे ऐसे कुछ और एक नए वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू, बाय।